हेलो दोस्तों। आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 18 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है रिटायरमेंट, एक आत्म सम्मान। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पापा, कैसा लग रहा है आज? आपकी गुलामी का आज अंतिम दिन है। कल से आप पिंजरे से आजाद पंछी की भांति आकाश में स्वच्छंद विचरण करने के लिए स्वतंत्र होंगे। निकेतन नाश्ते की मेज पर भी पिता को अखबार में डूबे देखकर बोला था। कहाँ बेटे, जीवन भर पिंजरे में बंद रहे पंछी के पंखों में इतनी शक्ति कहाँ होती है कि वह स्वच्छंद विचरण करने की बात सोच सके। मोहनलाल मुस्कुरा दिए थे। पिछले 33 साल से घर से सुबह खाने का डब्बा लेकर निकलने और शाम को लौटने की ऐसी आदत पड़ गई है कि रिटायर शब्द से भी डर लगता है। कोई बात नहीं पापा, 1-2 दिन बाद आप अपने नए जीवन का आनंद लेने लगेंगे, कहकर निकेतन हंस दिया। मैं तो नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, कुछ जगहों पर साक्षात्कार भी दे चुका हूँ। मुझे कोई पेंशन तो मिलेगी नहीं। नई नौकरी से हाथ में 4 पैसे भी आएंगे और साथ ही समय भी कट जाएगा। क्या कह रहे हैं पापा? जीवन भर खटने के बाद क्या यह आपकी नौकरी ढूंढने की उम्र है? यह समय तो पोते पोतियों के साथ खेलने और अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का है, निकेतन ने बड़े लाड से कहा था। मैं सब समझ गया बेटे। रिटायर होने के बाद तुम मुझे अपना सेवक बनाकर रखना चाहते हो। मोहनलाल का स्वर अचानक तीखा हो गया था। पापा, आपके लिए मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? बेटे, आज घर घर की यही कहानी है। बूढ़े माता पिता तो किसी गिनती में है ही नहीं। बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, सब्जी भाजी से लेकर सारी खरीदारी करना, यही सब तो कर रहे हैं आजकल अधिकतर वृद्ध। सुबह की सैर के समय मेरे मित्र यही सब बताते होंगे, पर हर परिवार की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। आपको ऐसा कुछ करने की कतई जरूरत नहीं है। कल से आप अपनी इच्छा के मालिक होंगे। जब मन में आए सोइए, जब मन में आए उठिए। आपकी दिनचर्या में कोई खलल नहीं डालेगा, मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूँ। पर कृपया फिर से नई नौकरी ढूंढने के चक्कर में मत पड़िए, निकेतन ने विनती की। मोहन जी कोई उत्तर देते इससे पहले कि बहू रागिनी आ खड़ी हुई और अपने पति की ओर देखकर बोली, चले क्या, देरी हो रही है? हाँ चलो, मुझे भी आज जल्दी पहुंचना है। अच्छा पापा, फिर शाम को मिलते हैं। निकेतन उठ खड़ा हुआ। मानिनी, नाश्ता तो कर लो, निकेतन की माँ सविता जी बोली। माँ जी, चाय पी ली है, नाश्ता अस्पताल पहुंचकर कर लूँगी। आज कनिका को हल्का बुखार था, परीक्षा थी इसलिए स्कूल गई है। बाबू राम जल्दी ले आएगा, आप जरा संभाल लीजिएगा, रागिनी जाते हुए बोली थी। बहू, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी, सविता जी ने रागिनी को आश्वस्त किया। चिंता करने की जरूरत भी कहाँ है, यहाँ स्थायी नौकरानी जो बैठी है, दिन भर हुक्म बजा लाने को। मोहनलाल कटु स्वर में बोले। अपने घर के काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, पर यह बात आपकी समझ से बाहर है। चलो नहा धोकर तैयार हो जाओ, आज तो ऑफिस जाना है। कल से घर बैठकर अपनी गाथा सुनाना। मेरी समझ का तो छोड़ो, अपनी समझ की बात करो। दिन भर घर में लगी रहती हो। रागिनी तो नाम की ही माँ है। कनिका और कार्तिक को तो तुम्ही ने पाल कर बड़ा किया है। प्रीतम की पत्नी इसी काम के लिए आया को 7,000 रुपये देती है। आपके विचार से
आया और दादी में कोई अंतर नहीं होता? मैंने तो निकेतन और उसकी दोनों बहनों को भी बड़ा किया है, तब तो आपने यह प्रश्न कभी नहीं उठाया। भैंस के आगे बीन बजाने का कोई लाभ नहीं है। मैं आगे तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा, पर इतना साफ कह देता हूँ कि मैं अपने ही बेटे के घर पर घरेलू नौकर बनकर नहीं रहूँगा। मेरे लिए मेरा आत्म सम्मान स्रोत पर है। क्या कह रहे हो? कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। घर में नौकर जाकर क्या सोचेंगे? अच्छा हुआ कि निकेतन, रोहिणी और बच्चे घर पर नहीं हैं, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर की बातें सुनकर ना जाने क्या सोचते। मैं किसी से नहीं डरता और जो कुछ तुमसे कह रहा हूँ उनसे भी कह सकता हूँ। मोहनलाल शान से बोले। क्यों अपने पैरों पर आप कुहाड़ी मारने पर तुले हो? याद करो वह दिन जब हम पैसे पैसे को तरसते थे। तब एक दिन आपने बड़ी शान से कहा था कि चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आप निकेतन को क्लर्की नहीं करने देंगे, उसे आप डॉक्टर बनाएंगे। हाँ, तो क्या बनाया नहीं उसे डॉक्टर? उन दिनों हमने कितनी तंगी में दिन गुजारे, यह क्या तुम नहीं जानती? जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, पर कई बार माता पिता लाख प्रयत्न करें तब भी संतान कुछ नहीं करती। लेकिन अपना निकेतन तो लाखों में एक है। अपने पैरों पर खड़े होते ही उसने आपकी जिम्मेदारियों का भार अपने कंधों पर ले लिया। सपना और कामना के विवाह में उसने कर्ज लेकर आपकी सहायता की, वरना उन दोनों के लिए अच्छे घर वर जुटा पाना आपके वश की बात ना थी। सविता जी धारा प्रवाह बोली जा रही थी। तुम्हें तो पुत्र मोह ने अंधा बना दिया है। अपनी बहनों के प्रति उसका कुछ कर्तव्य था या नहीं? उनके विवाह में सहायता करके उसने अपने कर्तव्य का पालन किया है और कुछ नहीं। परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए इतना भी ना करें तो एक साथ रहने का अर्थ क्या है? निकेतन ने जब इस कोठी को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी तो हम चुपचाप अपना 2 कमरों का मकान बेचकर उसके साथ रहने आ गए थे। वह भी तब जब उसने आधी कोठी आपके नाम करवा दी थी। वह सब मैंने अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए किया था। आजकल की संतान का क्या भरोसा, कब कह दे कि हमारे घर से बाहर निकल जाओ। मोहन जी अब अपनी अकड़ में थे। समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे समझाऊं। पता नहीं इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई है आपके मन में। कड़वाहट? यह कड़वाहट नहीं है, आत्म सम्मान की लड़ाई है। माना तुम्हारा निकेतन बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हो गया है, दोनों पति पत्नी मिलकर खूब पैसा कमा रहे हैं, पर वे मुझे नीचा दिखाएं या अपने रुतबे का रोब दिखाएं तो मैं यह सह नहीं पाऊंगा। कौन आपको नीचा दिखा रहा है? पता नहीं आपने अपने दिमाग में यह कैसी कुंठा पाल ली है और दिन भर ना जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। सविता जी का सबर अनचाहे भर्रा गया था। चलो बहस छोड़ो और मेरा सूट ले आओ, आज मेरा विदाई समारोह है, सूट पहनकर जाऊंगा। मोहनलाल तैयार होकर दफ्तर चले गए, पर सविता को सोच में डूबा छोड़ गए। कुछ दिनों से अपने पति मोहनलाल का हाल देखकर सविता का दिल बैठा जा रहा था। जितनी देर वे घर में रहते एक ही राग अलापते कि अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। फूल मालाओं और उपहारों से लदे मोहन जी को दफ्तर की गाड़ी छोड़ गई थी। उनके अफसरों ने भी उनकी प्रशंसा के पुल बांध दिए थे। घर आते ही उन्होंने कनिका और कार्तिक के गले में फूल मालाएं डाल दी थीं और प्रसन्नता से झूमते हुए देर तक सविता को विदाई समारोह का हाल सुनाते रहे थे। दादाजी घूमने चलो ना, आइसक्रीम खाएंगे।
उन्हें अच्छे मूड में देखकर बच्चे जिद करने लगे थे। कहीं नहीं जाना है, कनिका को बुखार है। वैसे भी आइसक्रीम खाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, फ्रिज में ढेरों आइसक्रीम पड़ी हैं। सविता जी ने बच्चों को समझाया था। ठीक कहती हो, मोहन जी बोले। बच्चों, कल घूमने चलेंगे, आज मैं बहुत थक गया हूँ। सविता, एक प्याली चाय तो पिला दो, फिर कुछ देर आराम करूँगा। कल नई पारी की शुरुआत जो करनी है। सविता के मन में सैकड़ों प्रश्न बादल की तरह उमड़ घुमड़ रहे थे कि वे किस दूसरी पारी की बात कर रहे हैं। कुछ पूछकर फिर से वे घर की शांति को भंग नहीं करना चाहती, इसलिए चुपचाप चाय बनाकर ले आईं। अगले दिन मोहन जी रोज की तरह तैयार होकर घर से चले तो सविता समय को रोक नहीं सकी। टोकना आवश्यक था, शुभ कार्य के लिए जा रहा था, अब तो काम शायद ही बने। मोहन जी झुंझला गए थे। मुझे लगा कि आज आप घर पर ही विश्राम करेंगे। आप 2 मिनट रुकिए, अभी आपके लिए टिफिन तैयार करती हूँ। जाने दो, मैं फल आदि खाकर काम चला लूँगा, मुझे देर हो रही है। मोहन जी अपनी ही धुन में थे। पापा कहाँ गए? नाश्ते की मेज पर निकेतन पूछ बैठा था। वे तो रोज की तरह ही घर से निकल गए हैं, कह रहे थे किसी आवश्यक कार्य से जाना है। सविता जी ने बताया। माँ, आप उन्हें समझाती क्यों नहीं कि उन्हें फिर से काम ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। 33 वर्ष तक उन्होंने कार्य किया है, अब जब कुछ आराम करने का समय आया है तो वो फिर काम ढूंढने निकल पड़े हैं। क्या कहूँ बेटे, मैं तो उन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। सुबह की सैर पर साथ जाने वाले मित्रों ने इनके मन में यह बात अच्छी तरह बिठा दी है कि अब घर में उनकी कोई नहीं पूछेगा। बात बात में यही कहते हैं कि अपने आत्मसम्मान पर आंच नहीं आने देंगे। उनके आत्मसम्मान पर चोट करने का प्रश्न ही कहाँ है माँ। घर में आराम से रहें, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जिए। इस विषय पर बहुत कहासुनी हो चुकी है। मैंने तो अब किसी प्रकार की बहस ना करने का निर्णय लिया है, पर मन ही मन में बुरी तरह डर गई हूँ। इसमें डरने की क्या बात है माँ? इसी तरह तनाव में रहें तो अपनी सेहत चौपट कर लेंगे। सविता जी रो पड़ी थी। चिंता मत करो माँ, सेवानिवृत्ति के समय कई लोग इस तरह के तनाव के शिकार हो जाते हैं, निकेतन ने माँ को समझाया। मोहनलाल जी दोपहर को घर आए तो देखा निकेतन खाने की मेज पर अपनी माँ से कुछ बातें कर रहा था। माँ बेटे के बीच क्या कानाफूसी हो रही है? मेरे विरुद्ध कोई साजिश तो नहीं हो रही? वे थके हुए होने पर भी मुस्कुराए थे। हो तो रही है, हम सबको आपसे बड़ी शिकायत है। निकेतन मुस्कुराया था। ऐसा क्या कर दिया मैंने? मोहन जी हल्की मुस्कान के साथ बोले। कल आपका विदाई समारोह था, आप सब परिवार आमंत्रित थे, पर आप अकेले ही चले गए। माँ तक को नहीं ले गए, हमसे पूछा तक नहीं। क्या कह रहे हो निकेतन? इन्हें सब परिवार बुलाया गया था? सविता जी चौंकी थी। पूछ लो ना पापा, सामने ही तो बैठे हैं। मुझे तो इनके सहकर्मी विनोद जी ने आज सुबह अस्पताल आने पर बताया। इन्हें हमारी भावनाओं की चिंता ही कहाँ है। सविता जी नाराज हो उठी थी। बात यह नहीं है। मुझे लगा कि निकेतन और रागिनी इतने नामी गिरामी चिकित्सक हैं, वे मुझ जैसे मामूली क्लर्क के विदाई समारोह में क्यों आएंगे? सविता सदा पूजा पाठ और कनिका वे कार्तिक के साथ व्यस्त रहती है, इसलिए मैं किसी से कुछ कहे सुने बिना अकेला ही चला गया था। यद्यपि हमारे यहाँ विदाई समारोह में सब परिवार जाने की परंपरा है। मोहन जी क्षमा याचना पूर्ण स्वर में बोले थे। आपकी समस्या यह है पापा कि आप सब कुछ अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं। खुद को बार बार साधारण क्लर्क कहकर
आप केवल स्वयं को नहीं, मेरे पिता को अपमानित करते हैं, जिन्होंने इसी नौकरी के बलबूते पर मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण किया। साथ ही आप उन हजारों लोगों का अपमान भी करते हैं जो इसी तरह की नौकरियों से अपनी जीविका कमाते हैं। निकेतन का आरोप सुनकर कुछ क्षणों के लिए मोहन जी ठगे से रह गए थे। कोई उनके बारे में इस तरह भी सोच सकता है, यह उनके लिए एक नई बात थी। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हैं? तभी सपना और कामना आ खड़ी हुई थी। मैं क्या बताऊं, पापा से ही पूछ लो ना, निकेतन हंसा था। पर मोहन जी ने झटपट आंसू पोंछ लिए थे। तुम दोनों कब आई? उन्होंने सपना और कामना से अचरज पूछा था। ये दोनों अकेली नहीं, सब परिवार आई हैं, वह भी मेरे निमंत्रण पर। कल कुछ और अतिथि भी आ रहे हैं। क्या कह रहे हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। कल कौन सा पर्व है? कल हम अपने पापा के रिटायर होने का फंक्शन मना रहे हैं। यह सब क्या है? हमारे परिवार में इस तरह के किसी आयोजन की कोई परंपरा नहीं है। परंपराएं बदली भी जा सकती हैं। हमने कल की पार्टी में आपके सभी सहकर्मियों को भी आमंत्रित किया है। सपना और कामना, इनके हाथों से यह फाइल ले लो। पूछो आज दोपहर तक कहाँ भटकते रहे? निकेतन ने मोहन जी की फाइल की ओर इशारा किया। सपना ने पिता के हाथ से फाइल ले ली। इसमें तो डिग्रियां हैं और पापा का बायोडाटा है। यह क्या पापा, आप फिर से नौकरी ढूंढ रहे हैं? सपना और कामना आश्चर्यचकित पास आ खड़ी हुई थी। चलो चाय नाश्ता लग गया है। तभी रागिनी ने आकर सबका ध्यान बटाया। लाओ, यह फाइल मुझे दो, मैं इसे अपने ताले में रखूंगा। निकेतन उठते हुए बोला। चलो उठो, मुंह हाथ धो लो, सब चाय पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, सविता जी ने भरे गले से कहा। इतना सब हो गया और तुमने मुझे हवा तक भी नहीं लगने दी, मोहन जी ने उल्हाना देते हुए पत्नी से कहा। मुझे भी कहाँ पता था, मुझे तो कोई भी कुछ बताता ही नहीं है, ना तुम ना तुम्हारे बच्चे, पर मेरे आत्मसम्मान की चिंता किसे है भला? सविता नाटक के अंदाज में बोली थी। मोहन बाबू सोचते रह गए थे। सविता शायद ठीक ही कहती है। परिवार की धुरी ही वह है, पर कभी किसी बात का रोना नहीं रोया। ये तो केवल वही थे जो आत्म सम्मान के नाम पर इतने आत्म केंद्रित हो गए थे कि कोई दूसरा नजर ही नहीं आता था। ना जाने मन में कैसी कुंठाएं पाल ली थी उन्होंने। दोस्तों, कहानी बहुत ही इमोशनल है, शायद आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।